Hello students, welcome to the classes and today we are going to start our next chapter, force and Newton's law of motion. Okay, these are the topics which we have to cover: force, Newton's law of motion, law of conservation of momentum, friction, and then thrust, pressure, buoyancy, and last density. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स पर. Okay, what is force? Okay, फोर्स क्या है? अगर मुझे कोई भी वर्क करना है, अगर मुझे किसी भी बॉडी को मूव कराना है या उसका जब मोशन हो रहा है और उसके मोशन को अगर रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल इफेक्ट लगाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल इफेक्ट लगाना पड़ेगा. कैसे? देखो, अभी हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, मोशन चैप्टर पढ़ा था. अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है और अगर उसे हम कुछ एक्सेलरेशन दे दें या कुछ वेलोसिटी दे दें तो वो क्या होगा? वो मूव करने लगेगा. अब उस बॉडी को वो एक्सेलरेशन या वो वेलोसिटी, वो स्पीड कौन देगा? उसे कहां से मिल रही होगी ये एक्सेलरेशन? वो फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा. क्लियर? क्या बात करें हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा मोशन. हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट था, या तो वो रेस्ट में था या मोशन में था. अगर किसी भी बॉडी को हमें मोशन प्रोवाइड कराना है तो कैसे होगा? उसको मतलब मोशन कहां से मिल रहा होगा? कोई तो एक एक्सटर्नल इफेक्ट उस पर वर्क कर रहा होगा. वही एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है? फोर्स. इसलिए मोशन के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स. ओके, तो फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है, एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है. क्लियर? क्या बात करी हमने? एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है और उसके शेप को भी चेंज कर सकता है. क्लियर? क्या बात करी हमने? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल इफेक्ट विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी. क्लियर? यह बात क्लियर है? अगर कोई शॉर्ट में पूछता है कि फोर्स होता क्या है तो आप इन सिंपल क्या कह सकते हो? पुश एंड पुल इफेक्ट. जनरली बुक्स में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी. व्हाट इज फोर्स? पुश एंड पुल इफेक्ट इज नोन एज फोर्स. मींस पुश और पुल का क्या मतलब है? देखो, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपको उसे मारना है, जब आप उसे धक्का दे रहे होगे तो मींस आप क्या कर रहे होगे? उसे पुश कर रहे होगे. क्लियर? आपको कोई भी फ्रूट, किसी भी पर्सन को भी फल तोड़ना है तब क्या करोगे? जैसे न्यूटन की कहानी एप्पल वाली, ठीक है. अगर आपको वो फोर्स वो एप्पल आपको तोड़ना है तो आप क्या करोगे? पुल इफेक्ट लगाओगे, अपनी तरफ से खींचोगे. तो ये पुश और पुल इफेक्ट क्या होता है? हमारा फोर्स होता है. क्लियर? तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट में हम बात करें, फोर्स इज अ पुश और पुल इफेक्ट. ओके, और अगर अच्छे से हमें पढ़ना है तो एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है जो किसी बॉडी की पोजीशन में, पोजीशन का क्या मतलब है कि अगर मोशन में है तो उस मोशन को वो तेज भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, रेस्ट में भी ला सकता है. और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन भी प्रोवाइड करा सकता है. क्लियर? उसके शेप में भी चेंज कर सकता है. शेप में कैसे चेंज कर सकता है कि अगर ये मार्कर है, मैं अगर इसको इधर से पकड़कर ऊपर से पकड़ के इसे क्या करूं? ऐसे एंगल पर थोड़ा सा एंगुलर फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ये इसका शेप चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो फोर्स पोजीशन भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है. और क्या होता है? पुश एंड पुल इफेक्ट होता है. या तो पुश लग रहा होगा या पुल लग रहा होगा. क्लियर? ओके, अब हमें फोर्स में और क्या पढ़ना है? फोर्स की डेफिनेशन आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, किसी बुक से, ठीक है, बट इसकी फील आनी चाहिए कि फील होता क्या है. ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे. क्या? जैसे फोर्स. क्लियर? हमने इन शॉर्ट एक बात पढ़ ली. क्या? एक्सटर्नल एजेंट होता है. ओके, क्या क्या रोल प्ले करता है ये? पोजीशन चेंज कर सकता है, और पोजीशन के साथ साथ क्या चेंज कर सकता है? ये शेप ऑफ बॉडी भी चेंज कर सकता है. पोजीशन से क्या मतलब है? मोशन और रेस्ट. अगर मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, और अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है. ओके, मोशन में भी या तो उसका और एक्सेलरेट कर सकता है या उसको डी एक्सेलरेट भी कर सकता है. क्लियर? ये तो हमारा फोर्स. ओके, पुश एंड पुल इफेक्ट भी लिख सकते हैं. अब बात आती है इसकी यूनिट्स.
यूनिट्स इंपॉर्टेंट है इसकी। अब यूनिट्स कौन कौन सी होंगी, हमने कितने सिस्टम पढ़े थे, हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो थी, वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से सिस्टम थे हमारे, एसआई, एमकेएस और कौन सा था, सीजीएस एंड एफपीएस। तो इन सब में हमें इसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन। एमकेएस यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट हम ग्राम सेंटीमीटर की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट है डाइन, DYNE, डाइन, डायन नहीं डाइन, ओके। और एफपीएस में पाउंड, एफपीएस में पाउंड, क्लियर। अब जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, वो है न्यूटन और डाइन में रिलेशन। क्या रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये हमारा रिलेशन होता है, ओके। और अगर 1 डाइन लिखना चाहो तो क्या होगा, 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁵, सॉरी -5 न्यूटन, ये रिलेशन होता है, क्लियर। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है, क्या, फोर्स यूनिट्स, एसआई यूनिट न्यूटन, एमकेएस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट डाइन और एफपीएस यूनिट पाउंड, क्लियर। न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, क्लियर। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन और 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन, क्लियर, ये बात हुई। अब हम बात करते हैं फोर्स की दोबारा से, क्लियर। ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यूनिट्स में हमने पढ़ ली, ठीक है, एक यूनिट छोड़ते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, यूनिट्स हो गई। अब फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कैसे, आप किसी को पुश इफेक्ट लगाओ या पुल इफेक्ट लगाओ, कम मैग्नीट्यूड से ज्यादा मैग्नीट्यूड से दोनों का इफेक्ट आपको अलग मिलेगा, क्लियर। कि आपने किसी को थप्पड़ मारा, धीरे से मारा या तेज मारा, मींस फोर्स आपने अलग अलग मैग्नीट्यूड से लगाया, तो वो इफेक्ट तो आपको मिलेगा, मींस फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो ये स्केलर हुई या वेक्टर हुई, स्केलर या वेक्टर, ये हुई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, कैसी, वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एक पॉइंट और आपको याद रखना है जो बुक्स में लगभग मिस होता है, क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या चीज है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारा कोई भी रॉड है, मार्कर है, अब मैं अगर इसके अलग अलग पॉइंट पर फोर्स लगाऊं तो मुझे अलग अलग इफेक्ट देगा। कैसे, जैसे अगर ये सपोज ये स्टेशनरी का रुक जाता, खड़ा हो जाता, मैं बिल्कुल सिर्फ मिड पॉइंट पर फोर्स लगाता तो ये सीधे सीधे मूव कर जाता, बट मैं नीचे ये ऊपर के पॉइंट पर फोर्स लगाता तब क्या होता, ये रोटेट होते हुए गिर जाता, क्लियर। तो मींस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है फोर्स के केस में। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रोटेशनल में ज्यादा रोल प्ले करता है, लीनियर मोशन में इतना रोल प्ले नहीं करता, क्लियर। तो फोर्स में हमने मेन पॉइंट ये पढ़ लिया कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, एक पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है। ऐसा यूनिट न्यूटन है, सीजीएस यूनिट डाइन होती है, डाइन और न्यूटन का रिलेशन देखिए, एफपीएस यूनिट में पाउंड होती है, एमपीएस में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। फोर्स में बस आपको इतना याद रखना है, क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्लियर। फोर्स का आया कहां से कॉन्सेप्ट, क्लियर। फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया किसने, अगर कोई भी ऐसी बात करता है तो हमें हमारे दिमाग में आ जाता है न्यूटन्स लॉ का, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मोशन का रीजन क्या है, फोर्स, वो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ओके। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, अगर एक बार एक साथ पढ़ लेंगे तीनों तो समझ भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सिर्फ अभी फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, ओके। फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें, ठीक है, बहुत आराम से बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
फर्स्ट क्या बताता है? न्यूटन्स लॉ ये बताता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। मीन्स जो उसकी पोजीशन है, जो उसने एक बार अटेन कर ली, वही पोजीशन उसकी कंटिन्यू रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना वर्क करे। क्या बात करी हमने? बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। क्लियर? बस यही हमारी डेफिनेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ यही है कि अ बॉडी possesses its position of motion or rest, okay, until and unless an external force acts on it। ठीक है कि कोई भी बॉडी जो भी उसकी पोजीशन को उसने अटेन कर ली वही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मीन्स इसमें जो बात करी गई है उसमें अगर हम एक लाइन में बात करें, एफ नेट इक्वल्स टू 0, मीन्स नेट फोर्स 0 है तो बॉडी वैसे की वैसी रहेगी। कैसी? अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब? जब नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो उसका मोशन या रेस्ट वाली पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ही सबसे पहले फर्स्ट लॉ दिया था। न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। गैलीलियो ने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था। गैलीलियो ने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था। आता है ये क्वेश्चन, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? तो कंफ्यूजन हो जाता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, बट न्यूटन ने नहीं दिया था। कहां से आया था? गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेस पर इनर्शिया समझाया था। कि क्या? कि इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है किसकी? बॉडी की। बॉडी कह लो या किसी की मास की। ठीक है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी होती है, उसका कुछ मास होगा, उस मास की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? यही प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करती है चेंज इन इट्स पोजीशन। क्या? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस इन चेंज इट्स पोजीशन। ओके, मीन्स अगर बॉडी क्या कर रही है? बॉडी अपने पोजीशन के चेंजेस को अपोज कर रही है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्लियर? मीन्स अगर कोई चल रहा है तो वो क्या चाहेगा? कि वो चलता ही जाए। मीन्स उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ मोशन है कि अगर वो चलना चाह रहा है तो वो चलता रहेगा। बट अगर उसे सडनली रोक लोगे तो उसमें कोई जर्क लगेगा, वो आगे की तरफ गिरने लगेगा। क्लियर? और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन एक जगह स्टेशनरी पोजीशन पर है, रेस्ट में है, तो वो क्या चाहेगा कि वो रेस्ट में रहे। बट अगर आपने एकदम सडन से उसको फोर्स लगा दिया तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर? उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मींस इनर्शिया भी दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया होता क्या है? Inertia is a property by virtue of which the body opposes its changes, okay, its changes in position. Clear? तो अगर कोई बॉडी अपने चेंजेस को अपोज कर दिया अपनी पोजीशन का, सिंपली वो क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया किससे रिलेट करता है? इनर्शिया डायरेक्टली मास से रिलेट करता है। इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मास की प्रॉपर्टी है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसमें इनर्शिया होगा। मीन्स उतना ही ज्यादा आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए। मीन्स एक पतला सा लड़का खड़ा है, स्टूडेंट है, वीक सा, एक बहुत हेल्दी स्टूडेंट खड़ा है, मुझे किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए? किसको? जिसका हैवी वेट होगा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सिमिलरली एक ट्रेन चल रही है और एक साइकिल चल रही है, तो किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ट्रेन को या साइकिल को? ऑब्वियसली ट्रेन को। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मींस उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा। और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, बट हम पढ़ते हैं किसमें? फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं इसे। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट लॉ और इनर्शिया एक ही है, क्योंकि गैलीलियो ने बहुत पहले ही ये लॉ दे दिया था इनर्शिया का। बट न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने 3 लॉ बनाए
और उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया, इसलिए न्यूटन साहब ज्यादा फेमस हो गए गैलीलियो के कंपैरिजन में। क्लियर? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? एफ नेट 0 है। क्लियर? सेकंड लॉ एफ नेट देगा। थर्ड लॉ एफ नेट के अलावा एक थर्ड मतलब उसके अपोजिट एक फोर्स और देगा। क्लियर? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए फर्स्ट लॉ की। क्लियर? कि बॉडी की जो भी पोजीशन है वो क्या करती है, उसके चेंजेस को अपोज करती है। मींस अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। कब तक रहना चाहती है? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना लगे, और उसी एक्सटर्नल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड लॉ। ठीक है, इनर्शिया दो टाइप्स के थे, ये भी हमने पढ़ लिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल भी हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन के। क्या इनर्शिया ऑफ मोशन का ये है कि चलती हुई ट्रेन को रुकना इजी नहीं है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। क्या कि अगर एक ग्लास की विंडो है, ठीक है, मतलब ग्लास है, प्लेट है उसकी, ग्लास मतलब शीशा, शीशे की एक प्लेट है। अगर आप उसे पत्थर मारते हो तो वो क्या होगा? टूट जाएगा ग्लास। बट अगर आप उसमें बुलेट मारते हो, मतलब बंदूक से गोली चलाते हो, गन से बुलेट मारते हो, तो क्या होगा? उसमें होल हो जाएगा, शीशा टूटेगा नहीं, ग्लास टूटेगा नहीं, इसमें होल हो जाएगा। ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कैसे? शीशा रेस्ट में था, जो इस बुलेट आई वो बहुत तेज स्पीड से आई, वो इतनी तेज स्पीड से आई कि वो इस ग्लास को इफेक्ट ही नहीं कर पाई। उसका मोमेंटम, अभी हम पढ़ेंगे, मोमेंटम इतना तेज था कि वो बस एक होल कर पाई। बट जब पत्थर फेंकोगे, उस पत्थर का मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो शीशे को तोड़ देगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आप समझेंगे। अभी मुझे जहां तक उम्मीद है आपको ये टफ लग रहा होगा थोड़ा सा एग्जांपल समझना, बट धीरे धीरे इसकी फील आने लगेगी। क्लियर? तो अभी हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स की यूनिट, वेक्टर और क्या क्या पढ़ा, मेन पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके बाद हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ना है तो हमें इससे पहले एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर समझ लो या कोई ब्रेक समझ लो। क्लियर? इस ब्रेक को मैंने किसी स्टूडेंट को फेंका मारा, ठीक है, आप बैठे सामने, मैंने आपको फेंक के मारा, ठीक है, तो जो आपके चोट लगेगी, ठीक है, जो आपको हार्मफुल होगा, जो भी मतलब आपको चोट लगेगी, वो किस किस बात पे डिपेंड करेगी? वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। किस बात पर? एक तो इसका मास कितना है, दूसरा मैंने किस स्पीड से इसे आपकी तरफ स्ट्राइक कराया, किस स्पीड से मैंने आपकी तरफ इसे फेंका। समझ में आई नहीं बात? मीन्स अगर इसका मास ज्यादा है, ओके, और इसको मैंने तेज स्पीड से आपकी तरफ फेंका, तो आपको चोट ज्यादा लगेगी। ठीक है, यही दो क्वांटिटी, यही दो पैरामीटर का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम। किस किस का? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट मास। क्लियर? इसे P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है? मोमेंटम। क्लियर? अब इसकी यूनिट की बात करते हैं और देखते हैं कैसी क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी? अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी, मास की होती है किलोग्राम और वी की होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? स्केलर वेक्टर कैसी क्वांटिटी है? ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? ये है वेक्टर। क्लियर? अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, P वेक्टर है, M स्केलर है और V भी वेक्टर है। क्लियर? तो ये मेन पॉइंट हमें याद रखना मोमेंटम में। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों? किलोग्राम मास की यूनिट, V की मीटर पर सेकंड, इसलिए होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? मींस स्केलर वेक्टर है, वेक्टर है, डायरेक्शन भी है इसमें और मैग्नीट्यूड भी है। क्लियर? तो मोमेंटम बिल्कुल हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा? इनर्शिया पढ़ा। सेकंड लॉ में हमने मोमेंटम पढ़ा। अब आते हैं हमारा सेकंड लॉ होता क्या है। ओके, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस जो मैकेनिक्स पोर्शन है उसकी मतलब ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स न्यूटन सेकंड लॉ से ही सॉल्व होती हैं। क्लियर? तो सेकंड लॉ होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional
is directly proportional to the applied force and in the direction of force। ये तो है इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 में से 90 स्टूडेंट्स 10th क्लास की बात कर लूं मैं, 10th क्लास में ये स्टेटमेंट भूल जाते हैं। उन्हें स्टेटमेंट क्या याद होता है? अभी मैं बताऊंगा, वो गलत होता है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड लॉ का ये है क्या कि जो मोमेंटम का टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है, मोमेंटम का टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो उसके प्रोपोर्शनल है कि कितना फोर्स उस पर लगा है। वही वाली बात कि जो मैंने आपको पत्थर या कोई भी ब्रेक स्ट्राइक कराई, आपको फेंका मारी, तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा और जो आप पे फोर्स लगा है वो क्या होंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? क्या कहा मैंने कि जो मेरा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले तो मुझे रेट ऑफ का मतलब बताओ। रेट ऑफ का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ का मतलब हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था। रेट ऑफ का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम मींस जो भी पैरामीटर है जिसमें चेंज आ रहा है, मैं टाइम से उसे डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ आएगा। तो बात आ रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? P1 माइनस P2 अपॉन टाइम। क्लियर? या नहीं आया समझ में? P1 माइनस P2 अपॉन टाइम। बट जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं तो चेंज को हम लिखते हैं P2 माइनस P1 मींस फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, कुछ भी। सपोज दैट K हमने लगा लिया। ओके, P2 माइनस P1 को क्या मैं mv माइनस mu अपॉन t लिख सकता हूं या नहीं? आराम से सोचो। क्यों लिखा मैंने ऐसा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो P2 क्या है? फाइनल मोमेंटम, तो उसके लिए क्या आएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। P1 क्या है? इनिशियल मोमेंटम, तो इसके लिए क्या आएगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसलिए मैंने लिखा mv माइनस mu। मोशन चैप्टर में हमने u और v, u क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी। इसलिए हमने P2 माइनस P1 को लिखा mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। और डिवाइडेड बाय t क्यों आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ की वजह से। क्लियर? तो k mv माइनस u अपॉन t। क्लियर? अच्छा, ये क्लियर है कि मास मैंने दोनों जगह सेम लिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ही बॉडी होगी जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। बॉडी चेंज होगी इसलिए मास सेम है उसका। क्लियर? तो k इंटू एम v माइनस यू बाई टी। अब ये आप मुझे बताओ कि ये क्या है? v माइनस यू बाई टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक्सीलरेशन। तो ये हमारा क्या आएगा? f इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a। क्लियर? और एक्सपेरिमेंटली बाद में न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया तो इस k की वैल्यू जो थी कांस्टेंट की y1, तो हमारा फाइनल फार्मूला बन गया f इक्वल्स टू ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? f इक्वल्स टू ma। तो स्टूडेंट से अगर कभी पूछो कि सेकंड लॉ होता क्या है, तो सेकंड लॉ बताता है f इक्वल्स टू ma। f इक्वल्स टू ma नहीं है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है ये वाली लाइन। सेकंड लॉ क्या है? ये वाली लाइन। क्या? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर? तो ये हमारा था सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ऐसे ही याद होना चाहिए। और इसमें लास्ट में ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो जो नेट क्वांटिटी आपको मिलेगी वो किस डायरेक्शन में मिलेगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है। क्लियर? तो ये सेकंड लॉ आपको एज इट इज ऐसे ही याद होना चाहिए। क्लियर? स्टेटमेंट रटा हुआ होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद है थर्ड लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया हमने। उसमें नेट फोर्स हमने जीरो बताया था कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो पोजीशन में चेंज नहीं होगा। सेकंड लॉ में हमने फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिया कि फोर्स होता है तो कैसे आता है, मोमेंटम से चेंज होता है। फिर आता हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो सबको याद होता है। थर्ड लॉ क्या है कि एवरी बॉडी हैज अ क्या? एवरी बॉडी हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस ये स्टेटमेंट सही से नहीं है, थोड़ा सा आराम से समझते हैं फील लेकर। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को थप्पड़ मारता हूं,
या आपके आपस में लड़ाई हो जाती है, आप एक दूसरे को थप्पड़ मारते हो, तो जितना फोर्स आप उसके गाल पे लगाओगे उतना ही फोर्स उसका गाल आपके हाथ पे लगाएगा। आपने किसी को थप्पड़ मारा लड़ाई में, तो जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स आपके हाथ पर लगेगा। ओके, तो मतलब जो थर्ड लॉ बताता है वो ये बताता है जो भी हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कैसा होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ओके, एवरी फोर्स हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप एक्शन करोगे उसका इक्वली बट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन होगा। क्लियर? तो सर इसमें याद क्या रखना है, ये स्टेटमेंट सबको याद होता है, मेन पॉइंट मैं बताता हूं आपको क्या याद रखना है। क्या कि जो लगेगा ये टू डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए, टू डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए। ओके, और क्या होगा, F1 इक्वल्स टू मतलब F12 इक्वल्स टू F21। ये क्या बात की सर मैंने, देखो ये तो लगाया मैंने मॉड मींस मैग्नीट्यूड F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, किसी एक बॉडी पर सेकंड बॉडी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, F21, F on 2 ड्यू टू 1, सेकंड बॉडी पर फर्स्ट की वजह से जो लग रहा था। ठीक है, कि जैसे ये दो बॉडी है 1 और 2, मैंने ये कह दिया कि ये F12 है, मतलब F1 पे जो लगा होगा 2 की वजह से, और इधर दिखा दिया F21। ठीक है, तो ये जो भी एक दूसरे पर फोर्स लगा होंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ओके, टू डिफरेंट बॉडी होंगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसको आप ऐसे भी आ जा सकते हो, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम। ओके, एंड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कौन सी, दोनों फोर्सेस की, कौन कौन से दो फोर्सेस की, एक्शन की और रिएक्शन की, वो क्या होंगी, अपोजिट होंगी। क्लियर? तो ये हमारे तीनों लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो न्यूटन सर ने दिए थे। उससे पहले हमने फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमने ये तीनों लॉ पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।